नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ। रांची की सीबीआई कोर्ट ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े लव जिहाद केस में 9 साल बाद 3 दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास, मुश्ताक अहमद को 15 साल और कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही इन सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साल 2014 में यह मामला सामने आया था। शुरू में झारखंड पुलिस ने जांच शुरू की, जबकि साल 2015 में सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया। साल 2017 में तीनों आरोपियों को चार्जशीट दायर की गई। इसके 6 साल बाद 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। आज इन तीनों को सजा सुना दी गई है। पीड़ित तारा शाहदेव ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है, जबकि दोषी रंजीत सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। सजा हुआ है। रंजीत सिंह कोहली को लाइफ का इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी, और जहां तक मुश्ताक अहमद का सवाल है उन पर 15 इयर्स है। 15 इयर्स का सजा है अंडर सेक्शन 376 120B रेड विद सेक्शन 376। ठीक है ना। ये हम लोग अपील करेंगे इसमें, जो पहले भी हमने कहा था, और सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर अपील। फैमिली डिस्प्यूट्स का मैटर था और उसमें इस तरह का केस हुआ है, और ये बहुत हीनियस क्राइम नहीं है, लेकिन एनीवे that is the finding of the court. We don't have to say anything about this judgment, but certainly we'll prefer appeal against that order. राज्य के सीबीआई कोर्ट के फैसले का पीड़ित तारा शाहदेव ने स्वागत किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से उन्हें इंसाफ मिला है और वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। हमारे साथ इस वक्त तारा शाहदेव भी मौजूद हैं। हम उनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये 9 सालों का वक्त है और 9 साल बाद न्याय, कितना आप लोग संतुष्ट हैं इस? ये 9 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, जिस 2014 से लेके आज तक हर दिन इस न्याय के लिए मैंने इंतजार किया है, और अंततः जब ये न्याय मिला है तो मैं न्यायालय का, आप सब मीडिया कर्मी, अपने परिवार का धन्यवाद कहूँगी। सीबीआई जिनके माध्यम से मुझे ये मिला है न्याय, तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, सपोर्ट आपको एक तरह से कहा जाए तो कई लोगों का सपोर्ट था, खासतौर से परिवार का सहयोग जो था, वो कितना आपको कॉन्फिडेंस देता रहा? भैया, मैं बस एक इंसिडेंट कहना चाहूँगी। रकीबुल ने कहा था कि तुम जैसे लोग कहाँ जाओगी। ये लड़कियाँ जो शादी करके आती हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप मान सम्मान, अपने परिवार का कैसे सामना करोगे, समाज का सामना कैसे करोगे। तो मेरा जो नाम था तारा शाहदेव, तो ये शाहदेव परिवार बहुत बड़ा शक्ति बना मेरे लिए। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहा, और यही उसके लिए आगे चलकर बहुत बहुत ज़्यादा, समझ लो भैया, मतलब हिम्मत तोड़ने जैसा था। जिसने उस अकेले समझ के जिस लड़की को टॉर्चर किया, उसका परिवार जब उसके सामने आया तो उसका सामना नहीं कर पाया। जो उसने मुझे कहा था कि तुम भागोगी, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला था कि वो भागता हुआ अरेस्ट हुआ था। पूरी 9 साल वो ऐसे ही चलता रहा समय, और आगे भी जब उसको सर उठा के वो नहीं चल सकता है, क्योंकि भैया जो मुझे उसने कहा था ना कि तुम चाहे कभी सर उठा के जी नहीं पाओगी, तो ये सारी चीजें आप सबके आशीर्वाद से न्यायालय ने उसको दंड देके ये साबित किया कि जो गलत है उनको ये दंड भोगना पड़ेगा, ना कि हमें। जो सही है फिर भी उनको ऐसे लोग षड्यंत्र से अपना शिकार बनाते हैं। सबसे अहम बात, आपकी शादी जो थी वो जुलाई में हुई थी, और उसके बाद कितने दिनों के बाद, मतलब आपको कैसे पता चला कि सबसे पहले? जैसा मैंने पहले भी आप सबको बताया है, 7 जुलाई को हुई थी। 8 जुलाई को ही उन लोगों ने मेरा जबरन निकाह वो जो कराते हैं मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने सारा जबरदस्ती मेरा निकाह कराना चाहा। इन्होंने प्रॉपर मुझे सारा परवीन नाम तक दे दिया था। वो मुझे सारा परवीन ही बुलाते थे। मतलब एक दिन में उसने मेरी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। और उस दिन से लेके भैया उनके मेंटली, फिजिकल हरासमेंट को, टॉर्चर को सहने के बाद कि मैं अपने परिवार से कैसे सुरक्षित पहुंच पाऊं, क्योंकि वो कहता था अपने बाप भाई को मैं तुम्हारे रेप केस में फंसा दूंगा, झूठे आर्म्स एक्ट में, क्योंकि भैया वो हर तरीके की एक्टिविटी थी, इलीगल आर्म्स उनके पास थे, कोर्ट जजेस के, मतलब बहुत ही ऐसा चीज देखा था मैंने। आप लोगों को मैंने सब कुछ पहले बता रखा है कि तब लगता था कि एक आम इंसान ऐसे लोगों से कैसे लड़ पाएगा। मेरे पास इतना ना ही पावर है, ना ही ऐसा मैं पैसा है, ना ही इतनी पहुंच है, बट लेकिन कहते हैं जब आप न्याय के लिए आगे बढ़ते हो तो पूरा समाज आपके साथ होता है। आज यही है कि समाज मेरे साथ रहा, मीडिया का सहयोग रहा, परिवार मेरे साथ हर पल खड़ा रहा। आज मैं जो जीती हूँ आप सबके सहयोग से।
झारखंड अल्पसंख्यक आयोग ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद कैदी रहमतुल्लाह अंसारी की मौत की जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अल्पसंख्यक आयोग की टीम जेल का जायजा लिया। टीम में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम, उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू और सदस्य वारिश कुरैशी शामिल थे। पिछले महीने 12 सितंबर को जेल के अंदर कैदी रहमतुल्लाह अंसारी ने टीन से गला रेत कर खुद को लहूलुहान कर लिया था। रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले में जेलर और जेल अधीक्षक से भी जानकारी ली। साथ ही जिस वार्ड में यह घटना घटी उसका भी जायजा लिया। जांच के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की पहल की जाएगी। परिवार के लोगों ने ये आशंका जाहिर किया था कि जेल में हत्या हो गई है। उसको लेकर के उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन पर अल्पसंख्यक आयोग की टीम हमारे साथ उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू जी, सदस्य वारिश कुरैशी जी, सभी हम लोग उसी ये में आए। हम लोगों ने वार्ड का भी स्थल निरीक्षण किया। जेल सुपरिटेंडेंट से भी हम लोगों ने बात की, जेलर से भी बात की, जेल के डॉक्टरों से भी बात की। और जो इन लोगों का जो इंक्वायरी है या 176 के तहत सीआरपीसी के तहत जो ये इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर 174 सीआरपीसी के तहत जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करता है, तो उन सारे कागजातों को हम लोगों ने लिया है। हम लोगों ने फुटेज का भी पेन ड्राइव में जेल प्रशासन ने मुहैया कराया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो है वो जो मुआवजा होता है वो मिलेगा उनको, है ना। जो प्रावधान होगा सरकार का जो भी होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे कि मिलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की जान गई है तो उसकी जान माल के जो है रक्षा करना भी हमारा काम है। लेकिन अगर उस जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगर हत्या हो या आत्महत्या भी हो, आत्महत्या तो यही लग रहा है जो भी है सेल्फ, तो उसमें जो भी सामने आएगा उसका जो क्या बोलते हैं कि अस्वाभाविक मौत जो होती है उसका जो भी मुआवजा होता है वो मिलना चाहिए। गढ़वा में अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर है और जल्द ही गढ़वा पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसके जरिए वैसे अपराधी जो समाज के लिए घातक बने हुए हैं उन्हें चिन्हित कर रही है। अभी जिले में 50 तरह के संगठित अपराध हावी हैं, चाहे वो नक्सल हो या फिर कुख्यात अपराधियों का गैंग। इन संगठित अपराध की समीक्षा डीजीपी स्तर से हो रही है। एसपी ने बताया कि जिले में 71 अपराधियों की सूची है, जिसमें से कुछ जेल में है तो कुछ जेल से बाहर। एसपी ने इन अपराधियों की गतिविधि पर पैनी नजर रखने की बात कही है। गढ़वा जिला में कुल 71 अपराधियों को वो चिन्हित किया गया है, पूर्व से ही ये चिन्हित है और उनका डेली बेसिस पे और साप्ताहिक बेसिस पे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। साहिबगंज में लगातार हो रही बारिश से गुमानी नदी उफान पर, इससे कई गांव में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं। वहीं सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों में हाहाकार मचा है। बरहरवा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित दिख रहे हैं। वहीं कई ऐसे ग्रामीण सड़क है जिस पर गुमानी नदी का बाढ़ का पानी आ चुका है। सड़कें डूब गई हैं और एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूट गया है। पानी में डूबे इलाके को छोड़कर लोग पलायन को मजबूर हैं और जिला प्रशासन से जल्द मदद पहुंचाने की गुहार लगाई है। नदी का पानी पूरा भर गया है, दुकान सब डूब गया है। इधर देखिए, घर से निकल नहीं पा रहे हम लोग, औरत सब नहीं निकल रहा है, घर में भी पानी घुस गया है। सरकार से कोई समाधान नहीं किया जा रहा है और पूरा एकदम पानी दबादब भरा हुआ है। कब से ये पानी भरा है यहाँ? अब दुकानदारी भी कर नहीं पा रहे हैं, इतना पानी है। घर से सामान वामान कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं। प्रशासन कोई राहत नहीं दिया। अगले साल में नहीं दिया था, इस साल में नहीं दे रहा। अभी 3-4 दिन से बारिश होने के कारण ये पूरा बाढ़ आ गया है। 100 एकड़ जमीन डूब गया है और उसमें हमारा भी 4-5-6 बीघे जमीन है, उसमें भी हमको कुछ फायदा नहीं मिला। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते भैरवी और दामोदर नदी पूरे उफान पर है। रजरप्पा में मां छिन्नमस्ती के मंदिर के पास भैरवी नदी पर बना छिलका पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। फिलहाल पुल के 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है और गोला की ओर से मंदिर आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भैरवी नदी में डुबकी नहीं लगाने की अपील की है। वहीं भैरवी नदी के किनारे बने बांस की अस्थायी दुकान बह गए और उसमें रखा सामान भी खराब हो गया। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। होने के कारण दुकान सारा हम लोगों का बह गया, अचानक देख रहे हैं। और बारिश से अचानक पानी बढ़ जाता है, हम लोग काफ़ी नुकसान हुआ इसमें। और हम लोगों को मांग करते हैं सरकार से कि कुछ हम लोगों को मुआवजा मिला जाए ताकि हम लोग अपना मतलब भरण पोषण कर सकें।
जमशेदपुर में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। शास्त्री नगर में रहने वालों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 संवाददाता प्रपंचन कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर यह 3 है और ठीक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 जो छठ घाट है और यहाँ के आसपास के जो इलाके होते हैं वह बाढ़ से अक्सर प्रभावित रहते हैं और यह इलाका आप देख सकते हैं कि पूरी तरह सोनेका नदी के किनारे यह बसा हुआ है। शास्त्री नगर पे अक्सर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हर एक साल जब बारिश होती है, जब बाढ़ की स्थिति आती है, तब यहाँ प्रशासन के द्वारा यहाँ के रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जाता है। हर साल देखने को मिलती है। हम यहाँ पर लोगों से भी जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मनोज रजक। मनोज जी बताइए कि किस तरह हर साल जो स्थिति रहती है बाढ़ का, आप लोग हमेशा हर साल डरते भी हैं कि भाई अगर पानी अधिक आ जाए? तो आते ही है, हमेशा साल में आ ही जाता, 2-3 बार, एकदम 4 बार, कभी 2 बार, ऐसी बराबर आते रहता है। किस आप लोग डर के साये में जीते हैं? डर तो हमेशा रहता है। हम लोग के बरसात आने से, पानी गिरने से, डैम खुलने से उड़ीसा के। अभी यहाँ पर जो खरकई नदी है ये खतरे के निशान के करीब है, लेकिन अभी तक वह ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं है। प्रशासन, जिला प्रशासन भी सतर्क है, अलर्ट है। प्रपंचन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। चुनाव को देखते हुए रांची में झारखंड यूथ कांग्रेस ने मिलन सम्मेलन किया। कांग्रेस ने मिशन 2024 के तहत पार्टी में जान फूंकने और संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले सब लोग को थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहिए। अभिषेक तिवारी जी, हिमांशु गुप्ता जी और तबरेज जी मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना था जिसमें अभी हमारे बीच में मार्गदर्शन के रूप में बड़े भाई जयशंकर पाठक जी मौजूद हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि उस 8 तारीख को जितने भी झारखंड बनने के बाद प्रदेश युवा कांग्रेस में सेवा देने वाले हमारे नेता रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग पदों पर पदाधिकारी रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में, कांग्रेस को मजबूत करने में अहम रोल अदा किए हैं। जो यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी जो जिला अध्यक्ष रहे हैं या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी का एक सम्मेलन होगा और सम्मेलन के माध्यम से ये एक विचार गोष्ठी के माध्यम से, ये कोई भाषण देने का सम्मेलन नहीं होगा, एक डायलॉग होगा जिसमें परस्पर हम लोग कैसे यहाँ पे और मजबूत कर सकें, कांग्रेस के जो हमारे विचारधारा है उसको और कैसे मजबूती से लेकर हम लोग जनता तक पहुंचे। राष्ट्रीय शैक्षिक मान्यता समिति यानी नैक की टीम जमशेदपुर पहुंची। टीम के सदस्य कोऑपरेटिव कॉलेज जब पहुंचे तब कॉलेज के मेन गेट पर छात्र संगठन के सदस्य धरने पर बैठे थे। इसके बाद टीम को कड़ी सुरक्षा के बीच पिछले गेट से प्रवेश कराया गया। बता दें कि कुल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा सहित अन्य छात्र संगठन कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह को हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन पर है। छात्र संगठनों का आरोप है कि कॉलेज के प्राचार्य और कुल्हान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की मिलीभगत से कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो चुका है। छात्र संगठन के नेताओं ने कॉलेज के प्राचार्य पर लगे आरोपों को लेकर सक्षम पदाधिकारी से जवाब देने की मांग की है। थूक पॉलिश हो रही है, कैसे बरसात में 6 महीना पहले नेक का पैसा आ चुका है लगभग 60 लाख रुपया, और उसके बाद अभी बरसात में पेड़ कटिंग और क्या बोलते पेंटिंग और ये सब हो रहा है। तो आप बताइए कि कैसे पेड़ कटिंग बरसात में कहा जाता है। और सबसे बड़ा बात है, प्रिंसिपल जो है झारखंड वाइल्ड लाइफ के सदस्य है, इनको इतना नहीं मालूम कि रात के समय में पेड़ नहीं काटा जाता है और पेड़ काटने से पशु पक्षी का दिक्कत होता है। इनको कौन सदस्य बना दिया वाइल्ड लाइफ झारखंड का, इसका भी एक सवाल पूछना चाहिए लोग को। भ्रष्टाचार है इनका, इंटर का फंड लेके ड्राइवर को पेमेंट इंटर के फंड से, अपने मेड को पेमेंट, ये सारी हमने कंप्लेन किया राजभवन से, इन पे जांच भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई लिफाफा बंद करके रजिस्ट्रार सर द्वारा मीठी मीठी बातें करके छात्र नेताओं को बरगला के अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। बोकारो में सरकारी स्कूल के बच्चे भी निजी स्कूल के बच्चों की तरफ रट्टेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। सेक्टर 2A स्थित राजकीय कृत उच्च विद्यालय लकड़ा खंदा में बोकारो के रहने वाले 2 इंजीनियर पिछले 3 महीने से बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान दे रहे हैं। दोनों इंजीनियर बोकारो के रहने वाले हैं और अभी वर्क फ्रॉम होम में बोकारो से अपनी सेवा कंपनी को दे रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन दोनों इंजीनियर स्कूल पहुंचते हैं और छात्राओं को बेसिक अंग्रेजी की जानकारी दे रहे हैं, जिसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। टीचर्स बोलेंगे वेलकम टू हो रहा है, कज बहुत कोई है जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग को थोड़ा सीख मिलेगा और हम लोग थोड़ा सा डेवलप होंगे। कितना लाभ होगा सर? बहुत होगा,
अगर सीरियस होंगे सब तो। करने के पीछे बेसिकली फंडा ये है कि पहले हम ये जज करते हैं कि बच्चे का अभी का स्किल क्या है, वो अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, वो इंग्लिश कितना बोल पाते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद इनको उठा के उनका पहले हम मोरल बूस्ट करते हैं कि उनका मोरल आपस में वो उनमें से हिचक हटे। बेसिकली इन सब बच्चों में क्या है कि उनमें हिचक बहुत ज़्यादा होती है, वो कुछ करने से पहले डरते हैं, तो वो हिचक उनमें से हटा के फिर उनको प्रोत्साहित करना कि उनके लाइफ का एग्जाम्पल्स दे के कि वो क्या करना चाहते हैं जीवन में, फिर उनको उस एग्जाम्पल को सेट करके कि हाँ ये आप बन चुके हैं, कैसे बनिएगा, उसमें हेल्प करना उनको। हम लोग इनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सिखा रहे हैं और हमारा पर्पस है कि लाइफ में अच्छा करें और इनकी जो हेल्प कर सके, जो भी गाइडेंस देना हो तो उसका हम लोग ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में जाके हम लोग अपने कभी वीक में 1 डे जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी इंग्लिश में कभी मैथ्स में, ऐसा हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। गिरिडीह के सभी 13 प्रखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत केंद्र चल रहे हैं, जहां 5 रुपए प्रति प्लेट की दर से खाना गरीबों को मुहैया कराया जाता है। यह योजना एक और जहां गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है, वहीं इन केंद्र में काम करने वाली महिलाओं को पिछले 8 साल से कोई मानदेय या प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा सकी है। अब इन महिलाओं ने सरकार से प्रोत्साहन राशि की मांग की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के लगभग सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपए प्रति प्लेट खाना मुहैया लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें काम करने वाले महिलाओं को सैलरी नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं अधिकारियों पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इन लोगों को वेतन देना चाहिए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हम गांडे प्रखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दाल भात योजना का जो केंद्र है, यहाँ पे अनाज यहीं पे खाना बनाया जाता है और खाना बनाने के बाद यहाँ पे लोग आते हैं, लगभग 30 से 40 लोग हर रोज यहाँ पे आते हैं और खाना खाते हैं। ये आपको हम किचन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहीं पे खाना बनता है और खाना परोसा भी जाता है। हालांकि खाना भी खत्म हो चुका है, यहाँ पे साफ सफाई की जाती है। गुणवत्ता की स्थिति देख सकते हैं, ये जो चावल की गुणवत्ता है बिल्कुल ही निम्न स्तर का चावल है। एक बार धोने के बाद ये चावल का कलर भी डिस्कलर हो जाता है और ये चावल 3rd ग्रेड का चावल है, मतलब इसे बनाते ही चावल इतना अधिक बॉयल हो जाता है कि इसकी क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। कोई नहीं। और टॉर्चर वगैरह भी कुछ करता है क्या चावल वगैरह को लेकर के? टॉर्चर नहीं करता है, टॉर्चर क्या करेगा, टॉर्चर तो नहीं करता है। नंबर दीजिए, करेगा बात करेंगे। नंबर देंगे तो और क्या अपना क्या मांग रखते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग रखते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है बढ़िया रहता है। आप 8 साल से बिना पैसे से काम कर रहे हैं? वेतन इसमें है ही ना भैया, है ही नहीं वेतन नहीं। तो ये महिला है जो यहाँ पे काम करती है। आपको बता दें कि पिछले 8 वर्षों से ये लोग मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि 8 साल बीत जाने के बावजूद, यानी अब इन लोगों का मांग है कि अब 1 दशक बीतने को है, अब सरकार को कुछ इन लोगों को प्रोत्साहन राशि या मानदेय सुनिश्चित करना चाहिए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देवघर में नंदन पहाड़ शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में पैकेजिंग पर आधारित 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक के साथ तमाम आला अफसर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक नारायण दास ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर छोटे उद्योगों को बेहतर स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक हमारी एमएसएमई की स्कीम है, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट, जिसमें हम उद्यमियों को उनका माल कैसे सरकारी खरीद में बेच सकते हैं और मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये सेमिनार जो है वो पैकेजिंग में किया गया, जिसमें हमने भारतीय पैकेजिंग संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया है, जो कि यहाँ के उद्यमियों को ये बताएंगे कि पैकेजिंग का क्या महत्व है, पैकेजिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स को कैसे वो अपना सकते हैं। सबसे पहले तो नेशनल सेमिनार ऑफ पैकेजिंग ये कार्यशाला यहाँ आयोजित करने के लिए भारत सरकार के तमाम पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। और जहाँ उद्योग की बात है, छोटे छोटे उद्योग की बात है, लोग उद्योग तो लगाते हैं लेकिन पैकेजिंग नहीं हो पाता था, जिसके चलते उनके मूल्य वृद्धि में इजाफा नहीं हो पाता था। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां शुरू हो गई है। रांची शहर को 4 जोन में बांटकर पूजा के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। रांची में 158 जगह पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की सूचना रांची नगर निगम के पास है। इन पूजा पंडालों की सभी जानकारी जुटाने के लिए निगम की ओर से टास्क फोर्स बनाया गया है। टीम को 2 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद निगम की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
शहर में जो सुविधाएं देते हैं उसको लेकर के हम लोगों ने 4 जोन में बांट करके रखा है। 4 जोन में सभी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि वो हर एक पूजा पंडाल में विजिट करके एक चेकलिस्ट दिया गया है। उसमें जो भी सुविधाएं साफ सफाई को, पेयजल की, फिर उसमें अगर डस्ट की आवश्यकता हो, स्ट्रीट लाइट अगर खराब हो, पहुंच पथ में अगर कहीं गड्ढा हो, कहीं नालियां खुली हो, नाली गंदे हो, तो सबको सफाई करने के लिए एक हमने जो आदेश निकाला है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 2 दिन में हमको एक पूरा चेकलिस्ट बना करके उसमें लोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या आवश्यकता है तो उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। दुमका में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। मसलिया के जड़गड़ी गांव में 14 घर पहाड़िया लोगों का है, जहां ये लोग टूटे फटे घरों में रहने को मजबूर हैं। सरकार के लाख दावों के बाद भी पहाड़िया समाज को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।